3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। 21 नवंबर को भगवान परशुराम की अष्ट धातु से निर्मित मूर्ति के साथ मार्बल की मूर्ति भी होगी स्थापित। पूर्व पार्षद व मूर्तिकार मनोज मिश्रा ने भेंट की 2.5 फीट की मार्बल से निर्मित भगवान परशुराम की मूर्ति। राजस्थान सर्व ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में 21 नवंबर को रीजनल कॉलेज चौराहा स्थित परशुराम सर्किल पर भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। इससे पूर्व बुधवार को पूर्व पार्षद व मूर्तिकार मनोज मिश्रा ने सर्व ब्राह्मण महासभा को पूर्व में दिए अपने वचनानुसार 2.5 फीट ऊंची मार्बल से निर्मित भगवान परशुराम की मूर्ति भेंट की। इस मौके पर नगरा गोपालगंज के ब्राह्मण बंधु मौजूद रहे और भगवान परशुराम की जयकारे लगाकर अपनी आस्था व्यक्त की। राजस्थान सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष बलराम शर्मा ने बताया कि 21 नवंबर को परशुराम सर्किल पर अष्ट धातु से निर्मित 8 फुट की भगवान परशुराम की प्रतिमा का धूमधाम से स्थापना कार्यक्रम होगा। वहीं अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा के ठीक नीचे ही 2.5 फीट की मार्बल से निर्मित भगवान परशुराम की प्रतिमा को भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने अजमेर के समस्त ब्राह्मण बंधुओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। वहीं पूर्व पार्षद व मूर्तिकार मनोज मिश्रा ने बताया कि जिस वक्त वे पार्षद थे उस वक्त उन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति निर्मित करने का मन बनाया था, लेकिन समाज बंधुओं के सहयोग से अष्ट धातु से निर्मित मूर्ति बनवाई गई। लेकिन उनके द्वारा दिए गए वचन अनुसार 2.5 फीट की मार्बल से निर्मित प्रतिमा का निर्माण किया, जिसे आज राजस्थान सर्व ब्राह्मण महासभा को भेंट किया है। इसके लिए उन्होंने बेहद प्रसन्नता है। उन्होंने सभी समाज बंधुओं का आभार जताया। जैसा कि अजमेर के समस्त बंधुओं को पता है, राजस्थान सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से 21 नवंबर को जो 8.5 फुट की अष्ट धातु की प्रतिमा परशुराम सर्किल में लगने जा रही है, वो ऊपर लगेगी। आज नगरा गोपालगंज के ब्राह्मण समाज के समस्त बंधुओं ने मिलकर, विशेषकर पूर्व पार्षद मनोज मिश्रा जी ने हमें 2.5 फुट की प्रतिमा दी है कि जो नीचे भवन में लगेगी और जहां इस भवन में इस प्रतिमा की पूजा हुआ करेगी। और मैं समस्त ब्राह्मण समाज के बंधुओं को आह्वान करता हूं कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। और मैं धन्यवाद देता हूं इस क्षेत्र के समस्त ब्राह्मणों को, विशेषकर मनोज जी को, कि उन्होंने इस कार्य में शुरू से हमारे साथ तन मन धन से सहयोग किया है। और मैं भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूं कि इनके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे और अजमेर के समस्त ब्राह्मणों का तन मन धन से सहयोग देने की। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है हमारा कि हमें पावन पर्व पे मौका मिला मेरे को कि भगवान परशुराम जी की मूर्ति जो अजमेर शहर में सम्मुख जगह लगने वाली है, वो मेरे को देने का मौका मिला है। और वो मैंने प्रतिमा तैयार करके सर्व राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री बलराम जी शर्मा को सुपुर्द कर रहा हूँ, जिससे कि वो आगे की कार्रवाई इसको करवा सकें। इसमें क्या क्या लगा हुआ है इस मूर्ति के? ये प्योर मार्बल की बनी हुई मूर्ति है वैसे, और इसमें कुछ नहीं है, लिखावट नहीं है। ये कभी पीली नहीं पड़ेगी, कभी इसकी कोई ख़राब नहीं होगी। जब भी कुछ होगा तो मैं इसकी कितना टाइम लग गया बनाने में? उसको बनाने में करीब 15 दिन लगे हैं। 15 दिन में मूर्ति तैयार हुई है और घिसाई पॉलिश वगैरह कंप्लीट करके। कुछ पहले जब सोच रखा था आपको उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था, जब मैं पहले पार्षद था, जब इसकी वार्तालाप चल रही थी, जब मैंने भाई साहब को वचन किया था कि भाई साहब जब भी भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापित होगी वो मैं लगवाऊंगा। लेकिन भगवान ने ऐसा चाहा कि मार्बल की मूर्ति बड़ी नहीं लग पाई, लेकिन अष्ट धातु की जो 8 फुट की मूर्ति लग रही है वो सब समाज की तरफ से लग रही है। और ये मेरा वचन था भाई साहब को, इसलिए मैंने निवेदन किया कि भाई साहब ये मौका मेरे को दिया जाए कि ये प्रतिमा मेरे को एक भेंट करने को मिले, और मैं दे पा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। सोफिया गर्ल्स कॉलेज की स्वायत्तता 2025 तक बढ़ाई। स्वायत्त स्थिति में संस्थान को पाठ्यक्रम तैयार करने की मिली स्वतंत्रता। सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग टीम द्वारा 24-25 सितंबर 2021 को किए गए 2 दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम के बाद कॉलेज की स्वायत्तता को अब 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर पर्ल ने बताया
कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सन 2015-16 में कॉलेज को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, जिसे अब 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। IQSC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मोनिका कानन ने बताया कि स्वायत्त स्थिति में संस्थान को पाठ्यक्रम तैयार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। छात्राओं को प्रतिस्पर्धा वातावरण का सामना करने के लिए नवीनतम और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियां सिखाई जाती है। पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया में विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित संस्थानों के अनुभवी शिक्षाविदों से सलाह ली जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित प्रयास किए जाते हैं कि तैयार किया गया पाठ्यक्रम रोजगार केंद्रित हो। सोफिया गर्ल्स कॉलेज चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम का अनुसरण करता है। पारंपरिक प्रणाली की तुलना में CBCS के कई फायदे हैं। CBCS छात्राओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए क्रेडिट और क्रेडिट पॉइंट एवरेज CPA का उपयोग करता है। इस संस्थान में UG और PG स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनमें कला, विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, प्रबंधन और लाइब्रेरी साइंस जैसे स्नातक पाठ्यक्रम शामिल हैं। वहीं अंग्रेजी, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, रसायन विज्ञान, ABST और कंप्यूटर विज्ञान विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम शामिल हैं। सोफिया कॉलेज में GIS पत्रकारिता, फ्रेंच भाषा, योग, रंगाई और छपाई, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक और डिजाइनिंग में रुचि रखने वाली छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज भी प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही छात्राओं के रोजगार एवं योग्यता को बढ़ाने के लिए कई वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम भी कॉलेज में संचालित होते हैं, जैसे ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफिकेट अकाउंटेंट लंदन, CMA इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स US, बिजनेस एनालिटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एनालिटिक्स UK, डाटा एनालिटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एनालिटिक्स UK, डेल्फ, डिप्लोमा इन फ्रेंच, कैम्ब्रिज इंग्लिश। इन संस्थानों ने अब तक 45 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठनों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडर आज सोफिया गर्ल्स कॉलेज ऑटोनमस के लिए बड़ी खुशी की बात है कि UGC द्वारा हमें एक्सटेंशन ऑफ ऑटोनमी ग्रांट किया गया है 5 साल के लिए। पहली बार हमें ऑटोनमी 2015 में प्रदान की गई थी। हाल ही में 23 और 24 सितंबर को UGC एक्सपर्ट टीम सोफिया गर्ल्स कॉलेज की विज़िट करके गई है और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने एक डिटेल विज़िट किया और बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट दिया था सोफिया गर्ल्स कॉलेज में के बारे में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में और कोर्सेज़ जो चलाए जा रहे हैं, नए कोर्सेज़ जो शुरू किए गए हैं। UGC पीयर टीम बहुत ही संतुष्ट थी, बहुत खुश थी और हाल ही में हमें कल ही ये ऑटोनमस एक्सटेंशन का ये सर्कुलर हमें कल ही प्रदान किया गया है। ऑटोनमी बहुत ही अच्छी है एक कॉलेज के लिए। आज की तारीख में सोफिया गर्ल्स कॉलेज में 11 UG कोर्सेज, 8 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, 4 PhD प्रोग्राम्स, 10 डिप्लोमास एंड 26 सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर का एकमात्र ऑटोनमस कॉलेज है और पूरे राजस्थान में सेकंड नंबर पे हमारा कॉलेज मान्य प्राप्त है। इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं ऑटोनमस, उसमें से हमारे जो एजुकेशनल वर्ल्ड के अनुसार जो सर्वे किया गया उसमें राजस्थान में सेकंड स्थान पर सोफिया गर्ल्स कॉलेज है। ऑटोनमी एक कॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें हमें एक नए कोर्स संचालित करने के लिए ऑटोनमी दी जाती है। कोर्स स्ट्रक्चर को रीफ्रेम और उसको बढ़ोतरी देने के लिए हमें ऑटोनमी मिलती है। इसके अलावा हम बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अपने स्टूडेंट्स के लिए चला सकते हैं, ताकि जो बच्चे अजमेर छोटी जगह है, अजमेर जैसी जगह पर रहते हुए भी वो इंटरनेशनल कोर्सेज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रेजेंटली हमारे कॉलेज में 8 इंटरनेशनल कोर्सेज जो UK, US और आयरलैंड के द्वारा संचालित कोर्सेज हैं। फ्रांस से डेल्फ,
डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज भी यहाँ पर डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा कैम्ब्रिज इंग्लिश के लिए भी बच्चों को तैयार किया जाता है। तो ऑटोनॉमी से बच्चों के तैयार किया जाता है। तो ऑटोनॉमी से बच्चों के लिए बहुत ही एडवांटेजेस है। हमारे यहाँ पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है जो बहुत ही क्लोज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। बच्चों के लिए क्रेडिट ट्रांसफ़र का प्रावधान भी किया जाएगा जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो मैं सोफिया गर्ल्स कॉलेज की तरफ से अजमेर शहर वासियों को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे कॉलेज में अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास रखते हैं और आगे भी सोफिया गर्ल्स कॉलेज वुमेंस एजुकेशन के लिए आगे बढ़ता जाएगा और अजमेर वासियों के लिए और कुछ नया लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ प्रिंसिपल डॉक्टर सिस्टर पर्ल। थैंक यू। पत्नी व उसके परिवार से पीड़ित पति ने एसपी के समक्ष प्रस्तुत होकर लगाई न्याय और सुरक्षा की गुहार। बच्चे की पिटाई करने पर पत्नी को टोका तो पत्नी ने अपने पीहर वालों को बुलाकर पिटवाया पति को। पुलिस थाना कृष्णगंज में दर्ज मुकदमा नंबर 609/21 आईपीसी की धारा 146, 452, 365 में नामजद आरोपियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से पीड़ित पक्ष ने आज पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होकर न्याय व सुरक्षा की गुहार लगाई। पत्नी व उसके परिवार की यात्राओं से पीड़ित पति राकेश कुमार रावत ने बताया कि 14 नवंबर की रात उसके साले लेखराज, विक्रम, महेंद्र, दुर्गा, सास मोहिनी व 8-10 अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसका अपहरण कर उसे बोलेरो में डालकर ले गए। उसे गांव मसीनिया ले जाकर पूरी रात उल्टा लटकाकर उसके साथ मारपीट करते हुए सुबह वापस उसे अजमेर पटक कर चले गए। अपहरण की पूरी घटना पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके फुटेज पुलिस को देने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसलिए आज पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। आरोपी लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि परिवार भयमुक्त होकर जीवन गुजार सके। परसों शाम को मेरे वाइफ के पक्ष वाले उसके भाई आए थे और मेरे को जबरन घर से उठा के लेके चले गए अपहरण करके, और फिर पूरी रात उल्टा लटका के मेरे को मारा उन्होंने। मेरी हालत बहुत गंभीर है। सुबह उसने मेरे लड़के को मारा था, यही पूछा था मैंने, तो वो मेरे पे ही वार करने लग गई पहले घर पे, और उनके भाइयों को बुला के मेरे को जबरन घर पे ले जाके मारा। बहुत मेरे ससुराल उसके पीर में, डुमाड़ा के आगे मसीनिया गाँव, आंबा मसीनिया। कितने दिन लगा आपको वहाँ पर? कितने दिन मारपीट करी आपको? पूरी रात 12 बजे से लेकर रात भर पीटा मेरे को। क्या तो जिसकी वीडियो इसमें आपको दिखा दी मैंने। इसको तो विवाद है आपका, फैमिली तो विवाद चल रहा है क्या? ऐसे विवाद ही है, मेरे को नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं है। लड़के को मारा था उसने, इसलिए मैंने लड़ाई करी। वो लड़ाई भी कोई खास नहीं थी। मैंने बोला मेरे को फ़ोन दे दे, तो बार बार में वो छोटे मोटे पुलिस वालों को वो एनी टाइम फ़ोन कर देती है और मेरे को तड़ी देती है बार बार। ये कितने टाइम से आपका विवाद चल रहा है? 6 महीने से चल रहा है। तो ये और उन्होंने ससुराल वालों ने तो पूरे 15 साल में 7वीं बार ये वार कर दिया मेरे पे। 15 साल में 7 बार आपने? 2 बार मेरे घर पे मार के चले गए, तीसरी बार उठा के ले गए, 3 बार उनके घर पे जाने के बाद कर दिया ये काम। अब आप क्या चाहते और हैं? पिछली बार कभी मैंने वो कोई ऑप्शन नहीं लिया उनके सामने, और अब की बार पहली बार ही मैंने उगार लिए। आप क्या चाहते हैं? आपने FI दर्ज करी, सुनवाई हो रही है? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बराबर उनकी भी पिटाई हो, उनको अरेस्ट करे, सबको, उनको सबको गिरफ्तार करे जितने मैंने नाम लिखवाए, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ। आपने कहाँ FI दर्ज करी थी? किशनगंज थाने में। क्या बोला जा रहा है? वो बोल रहे 1-2 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे। क्यों लगेंगे? उसने तो हमारे को पहले एक बार रिपोर्ट करी थी। एक नाम आपका? राकेश कुमार रावत। हम परसों 14 तारीख की रात को हम हमारे ससुराल में थे। मेरी मम्मी और मेरा भतीजा और मेरी भाभी घर पे थी। मेरे पास रात के 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन आया मेरे भतीजे का, बड़े वाले भतीजे का, दीदी पापा को उठा के ले जा रहे हैं। जब घर पे पहुँचे भैया नहीं था, भैया का फ़ोन फेंक के चले गए। भाई से कल जब वो लेके आए 24 घंटे बाद जब मेरे भाई को वो थाने में लेके आए, तब हमने पूछा, भैया का एक ही जवाब था कि मैं घर पे गया
मेरे बड़े वाले बच्चे को बुरी तरह मार रखा था कुल्हाड़ी से, उसके उंगलियों पे कटे हुए निशान हो रखे हैं। तो बच्चे इसने जाके पूछा, गाड़ी से गया रात की 9 बजे, भाई बच्चे को इस तरह से कौन मारता है, तू माँ है इसकी तो इसको क्यों मारा। तो मेरे भाई से हाथापाई पे आ गई। मेरी मम्मी छुड़ाने गई तो मेरी मम्मी के भी एक लकड़ी की मार दी उसने। फिर मेरी मम्मी ने कमरा बंद कर लिया और सोने पोते के साथ बैठ के मेरी मम्मी रोटी खा रही थी, मेरा भाई रोटी खा के और अंदर सोने जा रहा था। वो ये लड़ाई तो हुई थी, इनकी 9 से 10 के बीच में बहस हुई थी, उसने मारा मेरे भाई को, पर भूल गए, हर बार की तरह नॉर्मल रह गए। और वो रात के 11 बजे हमारे 8 फीट का गेट है, 8 जन आए गेट उलांग के और सारा मोहल्ला सो गया उस समय। गेट उलांग के आए मेरे भाई को घसीटा ऑटो ने, घसीटते हुए मेरे भाई को ले गए। मेरी मम्मी गई कि भाई आप 2-3 बार ऐसा कर चुके, आप बार बार क्यों मार दो। तो जैसे ही वो आए और उन्होंने मेरी मम्मी को लकड़ी से मार के पीछे धकेल दिया। मेरे भाई को 1 मिनट में 300 मीटर की दूरी पे गाड़ी खड़ी करी उन्होंने, 1 मिनट के अंदर वो 300 मीटर की दूरी पे घसीट के ले जाके गाड़ी में पटका। उसका मौका वारदात का CCTV फुटेज में वीडियो बन गया और उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमारा वहाँ वीडियो बन गया। हम रात को गए 12 बजे, हम किशनगंज थाना में गए, 1:50 पे हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई। हमने थानेदार से गुहार लगाई, इस वीडियो को देखो आप, मेरा भाई जिंदा नहीं आएगा वापस। उन्होंने धमकी भी दी थी, कई बार इसको धमकी दी है कि हम तुझे जान से मारेंगे, हम तुझे जान से मारेंगे, पर ये हमेशा हम इज्जत, और मेरी मम्मी अकेली है, इसके क्यों दुश्मन बनाए। और पड़ोसी छुड़ाना आए मेरी मम्मी को, हमेशा मारती हो, पड़ोसी को बोलती है थाने में रिपोर्ट दे दूंगी कोई बीच में आया तो कोई बोलता ही नहीं है। पर जब हम थाने में पहुँचे ना, हमने थानेदार से बहुत गुहार लगाई कि हमें चलो मेरे भाई को मार देंगे, लेके आते। उस समय फिर हमने फ़ोन करवाया कि भाई साले साहब को फ़ोन करके पूछो मेरा भाई उनके पास है क्या, तो उन्होंने बोला यही है। फिर हमने कहा बात करवाओ, तो ये कह रहा उस समय मेरे को उल्टा लटका रखा था, चाकू गले पे लगा दिया। तो मैंने यही बोला कि भाई साहब मेरे को मार के उतार दिया। इसने इतना सा बोला, उस समय ये नहीं बोल पाया ये, क्योंकि इसके गले पे चाकू लगा दिया था उन्होंने, तो ये बोल नहीं पाया कि मेरे को अभी भी मार रहे हैं, वरना हम लोग उसी रात को कैसे भी पहुँचते, लेकिन इसके पास पहुँचते। और हमें भी डर लगा, अकेली मम्मी हम कैसे जाएँ उनके पास। फिर कल दोपहर 1 बजे इसको लेके आए, इसका साला 8 जनों में से सिर्फ 1 जना साथ में आया और वही गाड़ी आई थी जो उठा के ले गई। हम 1 बजे से 5 बजे तक इसका मेडिकल हुआ, मेरे भाई का मेडिकल लेके हम 5 बजे घर पहुंचे थे कि इसको एडमिट करावे, पानी पिलावे, खाना खिलावे। 7 बजे वो वही गाड़ी के साथ 5-6 जनों के साथ 7 बजे हमारे घर पे फिर आ गई वो मेरी भाभी। परिवार नींद में सोता रहा और चोर उड़ा ले गए 40,000 का माल। कृष्णगंज थाना अंतर्गत पसंद नगर में मकान की ग्रिल तोड़कर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। कृष्णगंज थाना अंतर्गत पसंद नगर में रहने वाली राजुल धूतिया के मकान से अज्ञात चोर चांदी के आभूषण, बर्तन, नकदी सहित कुल 40,000 के माल पर हाथ साफ कर गए। राजुल धूतिया के द्वारा कृष्णगंज थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी गई, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। राजुल धूतिया ने बताया कि परिवार के लोग देर रात शादी समारोह से लौटे थे। थके होने पर रात 2 बजे सभी गहरी नींद में सो गए। पीछे से अज्ञात चोर खिड़की की ग्रिल तोड़कर घर में घुसे और अलमारी में टंगे पर्स से नकदी व चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। हमारा मकान चौधरी जी के पास पसंद नगर में है और उन्होंने ग्रिल निकाल के और जाली निकाल के और उस ग्रिल में से घुसे अंदर और अलमारियों में से सामान निकाला उन्होंने। करीब 40,000 के आसपास का है। पर्स सामने अलमारी में रखा था, वो पर्स में से उन्होंने पैसे निकाले, वो ले गए। सामान बाकी चांदी के 2 जोड़ी पायजे, सिंदूर की डिबियाएँ थी, चांदी की बिछुड़ियाँ थी और चांदी का गिलास था और घड़ियाँ थी, ऐसे आइटम उसमें 10 के आसपास था। टोटल लगभग चोरी कितने की हुई है? कुल मिला के 40। अच्छा, कहाँ गए हुए थे आप लोग? हम लोग तो आ गए थे, यहीं थे सब, शादी से थके हुए घर में ही सो रहे थे सभी लोग। पर 2 बजे के करीब सोए तो वो नींद सबको गहरी आ गई। फिर पुलिस में कंप्लेन करी आपने? हाँ, पुलिस में उसी दिन कंप्लेन करा दी थी। वो लोग आके मौका मुआयना करके चले गए। कौन से थाने की पुलिस? कृष्णगंज थाने। ठीक। दुकानदार ने नौकर पर जताया चोरी का संदेह, सदर कोतवाली थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। दुकान पर टंगी थैली जिसमें सोने की चैन, पेंडल और 3 सोने की अंगूठी थी चोरी। सदर कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर देवाराम ने बताया कि 16 नवंबर को महावीर सोनी निवासी सलेमाबाद ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी दुकान नया बाजार बिसायती गली में है, जहां उसकी दुकान पर नौकर कुलदीप सोनी काम करता है।
4 नवंबर को दुकान पर एक काली थैली टांगी थी जिसमें सोने की चेन, पेंडल और 3 सोने की अंगूठियां रखी थी, जिसकी जानकारी कुलदीप सोनी को थी, लेकिन वहां से वह थैली गायब हो गई। शक है कि कुलदीप सोनी ने ही इसको चुराया है। परिवादी महावीर सोनी की रिपोर्ट पर सदर कोतवाली थाने में आईपीसी की धारा 381 में मुकदमा दर्ज कर आगरागेट पुलिस चौकी के एएसआई शिवलाल को जांच सौंपी है। मामले का अनुसंधान जारी है। दिनांक 16/11/2021 को श्री महावीर सोनी सन ऑफ नाथूलाल सोनी निवासी इस्लामाबाद, दुकान नया बाजार बिसाई तिगले अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी कि दिनांक 4/11/2021 को मेरा नौकर कुलदीप सोनी जो दुकान में एक काली थैली जिसमें मेरे सोने की चेन, पेंडल, 3 सोने की अंगूठियां रखी हुई थी, जो उसको ध्यान था, संदेह है कि वही ये मेरे जेवर उठा के ले गया। उसके आधार पर चोरी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो धारा 381 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान श्री शिवलाल एएसआई पुलिस चौकी आगरा गेट के सपोर्ट किया गया है, जिनके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन के जरिए सलमान खुर्शीद की विवादित किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग। सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस से करने पर जताया आक्रोश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुओं व हिंदुत्व के खिलाफ की गई टिप्पणी से समस्त हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। बुधवार को किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच के द्वारा जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू जागरण मंच के महासचिव विवेक पारिक ने बताया कि कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस व बोको हरम आतंकी संगठनों से की गई है, जिससे समस्त हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद सहित कांग्रेस के कई नेता देश में रहने वाले सहिष्णु हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर सोचा समझा षड्यंत्र चलाए रहे हैं, जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए। राज्यपाल से अपील है कि सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या को पूरे देश में प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद ने हिंदूवादियों की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस व बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों की जिहादी सोच से की है, जो सामाजिक सद्भाव और शांति भंग करने का प्रयास है, जिससे समस्त हिंदू समाज की धार्मिक भावना आहत है और हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। महामहिम अपने सभी संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करते हुए विवादित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या को पूरे देश में प्रतिबंधित करें। क्या मामला है? सलमान खुर्शीद ने जो अपनी विवादित पुस्तक लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या, उसको प्रतिबंधित किए जाने के लिए हमने महामहिम को एक ज्ञापन हिंदू जागरण मंच के द्वारा दिया है, जिसमें उन्होंने कथन किया है कि हिंदू जो है आतंकवादी संगठन से उसकी तुलना की है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि जो जिस प्रकार की उनकी शैली इस किताब के अंदर लिखी हुई है, उस शैली को देखते हुए इस किताब के लिए राजस्थान में उसको पाबंदी किया जाए कि ये जो इसकी प्रतियां हैं उसको यहाँ पे नहीं बेचा जाए और उसको रोका जाए। इसके लिए हमने उनको इस पर किताब पर पाबंदी लगाने के लिए हमने ये ज्ञापन हिंदू जागरण मंच के माध्यम से दिया है। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन के बैनर तले चारों सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने निजीकरण का किया विरोध। सरकार की निजीकरण नीति के विरुद्ध 15 से 19 नवंबर तक पूरे देश में भोजन अवकाश के समय प्रदर्शन। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन के बैनर तले सार्वजनिक क्षेत्र की चारों बीमा कंपनियों के संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में बुधवार को भोजन अवकाश के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की चारों बीमा कंपनियों के कर्मचारी और अधिकारियों ने कचेरी रोड स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस के मंडलीय कार्यालय पर सरकार की निजीकरण नीति का विरोध किया और अगस्त 2017 से लंबित वेतनमान के पुनर्निर्धारण के शीघ्र लागू किए जाने की मांग की। इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी नेता कॉमरेड राजेंद्र कुमार घारू, कार्यकारिणी सदस्य कार्यकारी अध्यक्ष नाथूलाल जोनवाल, चेयरमैन इंद्र पिजानी, संगठन सचिव VS राव, ललित कुमार एवं अधिकारी संगठन की ओर से हरि सिंह मीणा, HS शेखावत, अशोक सहगल, तरलकांत शाह ने संबोधित किया। कई प्राइवेट हमारे चारों कंपनियों को निजीकरण किया जा रहा है,
जिसमें किडनैप लागू किया उसको रद्द करना, वेज स्टेटमेंट लागू करना, 1995 की जो पेंशन पुरानी पेंशन है उसको बहाल करना, 30% फैमिली पेंशन बढ़ाना और NPS में 14% का वृद्धि करना, ये मांगे हमारी जो करनी है। और ये सारा प्रदर्शन ऑल इंडिया में हो रहा है, जिसमें हर HO और RO पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और छोटे स्टेशनों पर जैसे हमारे DO अजमेर वगैरह हैं इन पे हम अपना धरना डेमोन्स्ट्रेशन करके किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन? सरकार के खिलाफ है, सरकार की आर्थिक नीति के खिलाफ हमारा लंच टाइम डेमोन्स्ट्रेशन है ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मंडलीय कार्यालय है कचेरी रोड पे। और ये प्रदर्शन हमारा 19 तारीख से लगातार चालू रहेगा, जो 15 से लेकर 19 तक हमारा सब जगह करना है, ये लगातार चल रहा है। हमारा क्या है कि चारों कंपनी जनरल इंश्योरेंस की, नेशनल, ओरिएंटल, यूनाइटेड और इंडिया, इनका चारों संयुक्त रूप से एक धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत हमारी जितने भी रीजनल ऑफिस हैं वहाँ पर तो धरना हो रहा है और इसके अलावा जितने भी हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर सिर्फ लंच आवर से प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन का कार्यक्रम चल रहा है। ये प्रदर्शन हमारा वेज डिवीज़न जिब्ना एक्ट जो प्राइवेटेशन के लिए लागू किया गया है उसको वापस लेने के लिए और वेज डिवीज़न हमारा तुरंत लागू करें, इसके लिए प्राइवेटेशन बिल्कुल बंद करें और पेंशन स्कीम जो 1995 के तहत हमारी जो घोषित की गई है ना उसके तहत सबको लागू की जाए, ये हमारी मेन डिमांड है। इसके तहत ही हमने टोटल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कब से कब तक रहता है ये हमारा सोमवार से लेकर भी शुक्रवार तक, क्योंकि जब भी हमारा डेमोन्स्ट्रेट वो धरना चल रहा है RO लेवल पे, तो सारी डिवीजन ऑफिस के ऊपर ये लंच आवर्स में सिर्फ प्रदर्शन किया जाएगा। क्या मुख्य मांगे हैं जैसा? मुख्य मांगे वेज डिवीजन है और जिब्ना एक्ट के खिलाफ जो प्राइवेटेशन का जो वो है और निजीकरण का, और दूसरा पेंशन स्कीम जो हमारी 1995 से लागू है वो सबके लिए लागू हो, ये हमारी मेन मांग है। क्या चाहते हैं आप लोग? वेज डिवीजन, मेन वेज डिवीजन है। पृथ्वीराज फाउंडेशन और रूट्स ऑफ पुष्कर के तत्वाधान में भजन संध्या का आयोजन। उभरते गायक नवदीप सिंह झाला ने भजन व सुगम संगीत की बहाई सरिता। आज़ादी के अमृत महोत्सव की सार्थक श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष पर्यंत चलने वाले कार्यक्रमों का एक अंग बनी पुष्कर राज की भजन संध्या, जिसे पृथ्वीराज फाउंडेशन और रूट्स ऑफ पुष्कर के तत्वाधान में आयोजित किया गया। उभरते हुए गायक नवदीप सिंह झाला ने भजन व सुगम संगीत की सरिता बहाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पुष्कर के प्रधान वराघाट पर महाआरती के पश्चात भजन संध्या का आयोजन द रूट्स ऑफ पुष्कर रिकॉर्ड्स एवं पृथ्वीराज फाउंडेशन द्वारा किया गया, जिसमें अजमेर के प्रसिद्ध गायक नवदीप सिंह झाला ने भक्ति रस से ओतप्रोत भजन प्रस्तुत किए, जिन्हें सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इनके साथ तबले पर लखविंदर सिंह, गिटार पर दीपक सिंह ने संगत की। नवदीप सिंह वर्तमान में पद्मश्री अनूप जलोटा और उस्ताद अखलाक हुसैन वारसी से संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। पंडित रविकांत शर्मा ने कलाकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पुष्कर के प्रधान वराह घाट पर पुष्कर पंचतीर्थी महोत्सव के तृतीय दिवस
चूँकि इस बारी द्वादशी द्वितीय 2 थी, इसलिए इस बारी पुष्कर मेला 6 दिन का भरा है। और आज तृतीय दिवस पर सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ में पुष्कर के प्रधान वराह घाट पर श्री रघुनाथ जी महाराज के प्रांगण में आज पुष्कराज महाराज की महाआरती की गई, जिसमें पृथ्वीराज फाउंडेशन के तत्वावधान में आज यहाँ पर महाआरती भी करवाई गई है यजमानत्व में। एवं तत्पश्चात नवदीप सिंह जी झाला के द्वारा यहाँ पर शास्त्रीय भजन गायक का कार्यक्रम भी है, तो सभी पधारें और उसका आनंद उठाएं। विदेशी पर्यटकों की पुष्कर नहीं पहुंचने से व्यवसाय पर पड़ रहा है प्रतिकूल असर। पुष्कर मेला और पुष्करवासी अब विदेशी पावड़ों की आवक को तरसे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले को पशु हाट मेले के स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। विदेशी पर्यटकों की आवक में अहम भूमिका निभाने वाला पुष्कर मेला अब विदेशी पावड़ों की आवक को तरस रहा है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय लोगों को अब विदेशी पर्यटकों की कमी खलने लगी है। विदेशी पर्यटकों की आवक नहीं होने के चलते इसका सीधा असर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों पर अब साफ देखने को मिल रहा है। पुष्कर मेले में विदेशी पर्यटकों की कमी के चलते इसका रंग अब अधूरे से लगने लगे हैं। पुष्कर मेले में हर वर्ष पहले होटल और ट्रैवल पैकेज संबंधित बुकिंग 4 महीने पहले ही शुरू हो जाती थी। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से विदेशी पर्यटकों के भारत आगमन को लेकर सख्त नियम लागू किए हुए हैं, जिसके चलते पुष्कर का पर्यटन व्यवसाय बीते 2 वर्षों से बुरे आर्थिक हालात से जूझ रहा है। इस वर्ष कोरोना महामारी के मामलों में कमी और वैक्सीनेशन की अनिवार्यता के बावजूद भी विदेशी पर्यटकों को टूरिस्ट वीज़ा उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिसके चलते बिजनेस वीज़ा पर भारत घूमने आए चंद विदेशी पर्यटक ही पुष्कर के धोरों की सतरंगी संस्कृति से रूबरू हो पा रहे हैं। फ्रांस मूल के पर्यटक उदार और विंच क्राफ्ट ने बताया कि पुष्कर मेले का अविस्मरणीय जादुई अनुभव है। पुष्कर मेले में आकर हमें रोमांचित अनुभव कर रहे हैं। टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिल पाने के कारण कई विदेशी पर्यटक पुष्कर मेले में नहीं आ पाए। हमें उम्मीद है कि नवंबर के अंत तक भारत के लिए टूरिस्ट वीज़ा उपलब्ध हो जाएगा। Yes, we are very happy to be here and to enjoy the Pushkar Fair, the Camel Fair. Exactly. And to see how beautiful India is. Magic India, incredible India. Nice, very colorful and yes, nice fair. No tourists because no tourist visa. Tourist visa mid-November. Yeah. So we live in Delhi. We are French, but we live in Delhi. I'm very happy to be in the Pushkar Fair right now and to be able to visit this place I love so much. It's wonderful to see new faces and old faces, wonderful payment. Ram Ram Babaji. Kaise ho? We're friends. I'm French. And I'm delighted to be here. I come here for third time already. I came here like in 2014, 2015. Well, now the visa are opening again for French people. Yeah. I'm looking forward to see more French faces and tourists here in Pushkar. अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र होने के साथ साथ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आजीविका का मुख्य साधन है। दरअसल पुष्कर की आर्थिक ज़रूरत की पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले से होती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी की गई गाइडलाइन और टूरिस्ट वीज़ा नहीं दिए जाने के कारण पर्यटन व्यवसाय पर गहरा नकारात्मक असर पड़ा है, जिसके चलते ना पर्यटकों का सीजन चल रहा है, ना विश्व प्रसिद्ध होली महोत्सव का आयोजन हुआ। पर्यटकों की आवक बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन को लेकर सरकार ने इस वर्ष इसे आयोजित करने का निर्णय भी बहुत देरी से लिया। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े संगठनों के अनुसार पुष्कर मेले के दौरान कम से कम 4000 विदेशी पर्यटकों की आवक हुआ करती थी, जो अब सैकड़ों में तब्दील हो गई है, जिसके चलते होटल और गेस्ट हाउस खाली पड़े हैं। ऐसा है, इंडिया गवर्नमेंट ने अभी तक वीज़ा और फ्लाइटें चालू नहीं करी है। इसके कारण विदेशी टूरिस्ट का आवागमन बिल्कुल बंद है। इससे पूरा व्यवसाय चौपट हो रखा है अभी। तो होटलों पे कोई असर पड़ रहा है? इसके ऊपर बहुत आमदनी में असर पड़ रहा है, सारे टूरिज्म पे भी असर पड़ रहा है, रेस्टोरेंट पे असर पड़ रहा है, एक्सपोर्टर पर भी असर पड़ रहा है। इस बार भारतीय सरकार ने तो खोल दिया है फॉरनर के लिए शायद 1 दिसंबर से वीज़ा, लेकिन अभी इतना रिस्पॉन्स नहीं है, अभी इतने टूरिस्ट नहीं आ रहे। कुछ बिजनेस वीज़ा पे आ रहे हैं टूरिस्ट, लेकिन टूरिज्म के हिसाब से इतना अच्छा नहीं रहा इसमें। तो व्यापार में क्या फ़र्क पड़ रहा है? व्यापार में भी इतना इम्प्रूव नहीं है, बहुत काफ़ी कम टूरिस्ट हैं और सब डर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है।
पुष्कर के टूरिस्ट गाइड इंद्र नारायण पाराशर बताते हैं कि इस वर्ष बहुत कम विदेशी पर्यटकों की आवक हुई है, जिससे टूरिस्ट गाइड के सामने आर्थिक संकट मुंह बाहे खड़ा है। सरकार विदेशी पर्यटकों को टूरिस्ट वीज़ा उपलब्ध नहीं करवा रही। उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी को हर 15 दिन में बढ़ा दिया जाता है, जिससे कई विदेशी पर्यटकों को अपनी बुकिंग निरस्त करनी पड़ती है। ऐसे में इस पशु हाट मेले से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की कुछ खास लाभ नहीं मिल पा रहा। गौरतलब है कि बीते 2 सालों से पुष्कर का पर्यटन व्यवसाय अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। विदेशी पर्यटकों की आवक से अपनी आजीविका चलाने वाले व्यवसायी हताश महसूस कर रहे हैं। एक तरफ देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर की आहट की आशंका लगाई जा रही है। ऐसे में सरकार विदेशी पर्यटकों के लिए भारत के द्वार खोलने को लेकर असमंजस में है। कुल मिलाकर पुष्कर का पर्यटन व्यवसाय बिना सरकारी मदद के हालात की मार झेलने को मजबूर है। 2019 के बाद के अंदर अभी फॉरेनर्स को आने की अनुमति नहीं है, केवल बिजनेस वीज़ा के ऊपर ही कुछ फॉरेनर आ रहे हैं, किंतु उससे पर्यटन व्यवसाय में जो टूरिस्ट गाइड है उनको किसी भी तरीके से कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। और वर्तमान पुष्कर पशु मेले की अगर हम बात करें, जो हाट पुष्कर मेला है, इसके अंदर भी जो है विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति 0 के बराबर है। तो इससे जो टूरिस्ट गाइड है, जो विदेशी पर्यटक, उनको किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा, नहीं किसी तरह के रोज़गार के अवसर मिलेंगे। हाँ, एक थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलेगी, उसमें कुछ होटल्स हैं उनको कुछ बिजनेस मिल सकता है, जो देसी जो पर्यटक आएंगे उनसे। और इसका जो मुख्य फ़ायदा है वो पशुपालकों को है, घोड़े के व्यापारियों को है, ऊँट के व्यापारियों को है, और जो कई सालों से उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो इससे जुड़े सारे सामान लेके आते हैं, कुछ उन लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और एक जो डूबते हुए को तिनके का सहारा वाली मैं आपको बात करना चाहूँगा इसके। ये पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला चल रहा है, विदेशी आते हैं तो कितने राज्य होते हैं इसमें? अगर सरकार इस बारे के अंदर अगर थोड़ा सा पहले अगर अपना स्पष्टीकरण कर लेती अपनी पॉलिसीज़ का, और इसको जो अंत समय तक एक मतलब दोहरा उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ था कि पुष्कर मेला हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो किसी भी पर्यटन जो एजेंसी है जो टूरिस्ट को लेकर आने के लिए सक्षम है, उनको किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण था नहीं। तो उन्होंने अपने प्रयास करें, किंतु अंतर्राष्ट्रीय जो फ़्लाइट्स है वो अभी खुली नहीं है, तो उससे कई टूर्स कैंसिल हुए हैं। काफ़ी सारे पर्यटकों को निराशा लगी है, जो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में आना चाहते थे, उनको भी काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ा है। अभी कोरोना गाइड में विदेश में कोरोना गाइडलाइन की पालना क्या हो रही है? कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, किंतु विदेशियों के अंदर अभी भी जो है स्थिति मतलब साफ नहीं है। वहाँ पर भी अस्पष्टता के बादल है। वो आना भी चाहते हैं, उनको भी किसी भी तरह की क्लियरेंस कुछ मिल नहीं पा रही है, क्योंकि हमारी सरकार हर 15 दिन के अंदर एक नई डेट दे देती है कि अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट जो है 15 दिन बाद तक स्थगित कर दी गई, तो अभी कुछ भी क्लियर। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। नोडल प्रभारी जिला परिषद के तत्वाधान में स्वाधीनता सेनानी शोभाराम गहरवार का सम्मान। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बुधवार दोपहर सूचना केंद्र में जिला प्रशासन, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्वाधीनता सेनानी शोभाराम गहरवार का सम्मान किया गया। इस मौके पर गांधीवादी विचारकों ने गोष्ठी के माध्यम से गांधी जी और आज़ादी पर अपने विचारों को व्यक्त किया और आज़ादी के समय के संस्मरण सभी के साथ साझा किए। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जनसंपर्क अधिकारी मोहन सिंह टांक और रामस्वरूप जी, जो कि दोनों ही डी सुब्बा राव के शिष्य रहे हैं, अपनी बात रखी। नोडल प्रभारी जिला परिषद के तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह की जानकारी देते हुए सूचना जनसंपर्क अधिकारी संतोष प्रजापति ने बताया कि कार्यक्रम में स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर चर्चा की गई, जिसमें कई वरिष्ठ व प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जीवित स्वतंत्रता सेनानी जो अजमेर में अपने शोभाराम जी गहरवार है, उनका सम्मान किया गया। इसके साथ साथ गोष्ठी के रूप में गांधीवादी विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य विचारक अपने मोहन सिंह जी टाक और रामस्वरूप जी थे। पूर्व जिला संपर्क मोहन सिंह जी टाक पूर्व जिला जनसंपर्क अधिकारी रहे हैं और दोनों ही विचारक अपने डी सुब्बा राव के शिष्य हैं। उन्होंने गांधी जी और आज़ादी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। आज का कार्यक्रम आज़ादी के 75 वर्ष से संबंधित और गांधी जी के संस्मरण से संबंधित था। आज़ादी का
आंखों देखा हाल 15 अगस्त का प्रथम दिन का सुनाते हुए मैंने मेरे जो दृश्य देखा, उल्लेखनीय बात यह थी कि 14 अगस्त रात्रि तक 90% अजमेर लोगों को मालूम नहीं था कि रात को बाद हम आज़ाद हो जाएंगे। सुबह से स्कूलों से पता लगा, स्कूलों में गए तो हमें पता लगा कि इस प्रकार से आज़ाद हो गया देश और इस तरह से। तो वहाँ से छूट करके हम नया बाजार चौपड़ गए। हज़ारों लोग, पूरा शहर वहाँ नाच रहा है, नारे लगा रहे हैं, जोश के अंदर खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और वहाँ पर झंडारोहण उस समय के जो प्रदेश अजमेर के कांग्रेस अध्यक्ष जीतमंजी लूनिया थे, उन्होंने झंडा फहराया और मेजदिन तक जो है हज़ारों लोग भरे हुआ था पूरा चौपड़। जी।